हेलो स्टूडेंट। हाई स्कूल क्लासेस के एक प्यारे से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं के व्याकरण खंड के ऐसे प्रश्न जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 5 फरवरी को भी आपके एग्ज़ाम में यही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको काव्यखंड, रस, छंद, अलंकार ये सब बता चुका है। अब हम आज आपको बताएंगे निबंध से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गद्य की विधाएँ। तो जैसा कि आपको पता है गद्य की कितनी विधाएं होती हैं। गद्य की 5 प्रमुख विधाएं होती हैं और इसके अलावा जो भी विधाएं होती हैं सब क्या होती हैं, गौण विधाएं होती हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है। ठीक है, कि गौण विधाएं क्या क्या होती हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मुख्य विधा है ना वो है निबंध। तो निबंध से क्या क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आता है निबंध की परिभाषा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ना स्टूडेंट कई साल आया है। ठीक है, लगातार कई वर्ष आया है, 2011, 2018, 19। तो निबंध शब्द का आशय है सम्यक रूप से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार एक सूत्र में बंधे रहते हैं। अंग्रेजी में निबंध को क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है। ठीक है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ये भी आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद निबंध के तत्व, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं निबंध के मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं। पहला होता है विषय वस्तु, इसके बाद होता है भाषा शैली। ठीक है, इसके बाद होता है विचारात्मक निबंध और एक होता है भावात्मक निबंध। फिर होता है निबंध का विकास क्रम, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एकांकी। तो एकांकी की परिभाषा क्या होती है, एकांकी एक ऐसा नाट्य विधा है जो एक अंक में रचित होता है। इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभावंती होती है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद एकांकी के तत्व, तो एकांकी के कुल 8 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, कथोपकन, ठीक है, संकलन, इसके बाद क्या होता है संघर्ष, इसके बाद भाषा शैली, इसके बाद अभिनेता और उद्देश्य, ये होता है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट पहुंच जाते हैं कहानी पर। तो सबसे पहले तो कहानी की परिभाषा। तो कहानी की परिभाषा आचार्य प्रेमचंद जी के अनुसार क्या है, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना होता है। ठीक है, ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कहानी के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नाटक पे। तो नाटक में सबसे पहले तो नाटक है क्या, ठीक है, ये याद करना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, नाटक दृश्य का आपका एक भेद है। इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य के कुछ नाटककार और उनके द्वारा रचित नाटक कुछ इस प्रकार से हैं, इनको आपको याद कर लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ठीक है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो मुख्यतः आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास क्या है, देखिए उपन्यास आधुनिक युग की देन है। इसमें यथार्थ जीवन का चित्रण होता है। इसके बाद उपन्यास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये आपको याद कर लेना है, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकन, ठीक है, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। और स्टूडेंट कुछ उपन्यास आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ये आपके सामने कई सारे उपन्यास हैं, आपके एग्जाम में पूछ दिएगा कि गबन किसकी रचना है तो आपको बताना पड़ेगा प्रेमचंद जी की, गोदान किसकी रचना है तो प्रेमचंद जी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके उपन्यास हैं, इनको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद रेखा चित्र और संस्मरण है, तो उसमें मुख्यतः स्टूडेंट अंतर आता है। ठीक है, तो चलिए हम मुख्यतः अंतर पे देखते हैं। तो सबसे जो पहला अंतर आता है आपके एग्जाम में वो आता है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो स्टूडेंट जीवनी क्या होती है, जीवनी किसी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है। ठीक है, ये जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की कहानी लेखक लिखता है। ठीक है, और आत्मकथा में लेखक खुद की कथा लिखता है। ठीक है, जैसे मैं आपके बारे में लिखूं तो क्या हो जाएगा जीवनी, लेकिन खुद के बारे में लिखूं तो क्या हो जाएगा आत्मकथा। इसके बाद क्या होता है, लेखक द्वारा तथ्यों पर आधारित होती है और लेखक के विचारों और भावनाओं पर आधारित होती है।
जीवनी जो है वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है, आत्मकथा जो है कथात्मक शैली में लिखी जाती है। ये मुख्यतः 3 अंतर आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। देख सकते हैं हम 2022 में आया है। इसके बाद अगला जो अंतर आता है ना, वो आता है नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, और एकांकी में एक ही अंक होता है। ठीक है, नाटक में मुख्य कथा के साथ गौण कथाएं होती हैं बिल्कुल, और एकांकी में केवल एक ही कथा होती है। नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। ये आपको याद कर लेना है। और अगला जो अंतर आता है ना, वो आता है कहानी और उपन्यास में। पिछले साल के पेपर में आपके आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो क्या लिख देना है, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है, उपन्यास में पूरे जीवन का चित्रण होता है। अब चूंकि कहानी छोटी होती है जिस वजह से पात्र कम होते हैं और उपन्यास में पात्र ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है स्टूडेंट। इसके बाद एक और अंतर जो आता है वो आता है कहाँ, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ठीक है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। रेखा चित्र और संस्मरण में आप देख सकते हैं, रेखा चित्र में लेखक शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णन करता है, इसको याद कर लेना है। ये भी 2023 में आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, ये थोड़ा सा पोर्ट्रेट नहीं हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में हमेशा मुहावरा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना 2022 में आया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। जैसे अक्ल का दुश्मन, इसका होता है मूर्ख व्यक्ति। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। आँच ना आने देना मतलब जरा सा भी नुकसान ना होने देना। ठीक है, आँख दिखाना मतलब क्या करना, अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद कुछ और आपके सामने मुहावरे हैं, इनको भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपके खून पसीना एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, 2023 में ये मुहावरा आया है। मतलब 2 मुहावरे आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप इन सारे मुहावरे को अच्छे से याद कर लीजिए, 2 मुहावरे आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट लोकोक्ति। देखिए ये दोनों जो मुहावरे हैं 2023 में आए हैं, 2022 में आए हैं। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, दाल न लगना मतलब काम न बनना। ठीक है, इसके बाद कुछ लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई युक्ति। ठीक है, प्रचलित युक्ति। इनमें क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व एवं आदर्श विद्यमान होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना। अगला है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसको भी याद कर लेना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में आ चुका, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारे आपको, ठीक है देखिए सबसे मेन जो है आता है ना आपकी एग्जाम में, वो आता है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो लोकोक्ति वाक्य होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, पूर्ण वाक्यांश होते हैं। इसमें व्यंजना की प्रधानता रहती है, इसमें लक्षणा की प्रधानता रहती है। ठीक है, ये आपको सारे अंतर याद कर लेने हैं। ठीक है, 1 या 2 अंतर आपके एग्जाम में पक्का आने हैं, या तो कहानी और उपन्यास में, या नाटक और एकांकी। ठीक है, या लोकोक्ति और मुहावरे। इसके अलावा क्या आ सकता है, जीवनी और आत्मकथा और रेखा चित्र और संस्मरण में। अब देखते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में हमेशा आता है, हर साल आता है। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे अंक को गोद बोलते हैं, गिनती भी बोलते हैं, अर्थ को धन या मतलब बोलते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है समास। तो समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उस मेल क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, राजा रानी, रात दिन। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। इसकी परिभाषा क्या होती है, दोनों पद प्रधान रहते हैं। ठीक है, और शब्द का लोप होता है। जैसे और शब्द का लोप हुआ मतलब योजक चिन्ह के द्वारा उसको हम मान लिए। इसके बाद होता है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव की परिभाषा क्या होती है, जिसमें पहला पद अव्यय हो। जैसे यथाशक्ति में यथाव्यय हो गया, प्रतिदिन में प्रति अव्यय हो गया, यथाविधि में यथाव्यय हो गया। मतलब यदि आपको पहला पद अव्यय दिख जाए मतलब वहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है स्टूडेंट, देखें जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर भगवान।
ठीक है। पीताम्बर मतलब पीले हैं जिनके वस्त्र, अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक है। चौमासा मतलब 4 है माह जिसमें, अर्थात वर्षा। तो ये उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारकों का लोभ होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। मेन परिभाषा क्या होती है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं। आप देख सकते हैं 2022 में आया था राजा का पुत्र। ठीक है। इसके बाद जो अगला समास है ना, वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो या ऐसे पदों का मेल जिसमें एक विशेषण होता है। ठीक है। जैसे चंद्रमुख चंद्रमा विशेष है। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। डेफिनेटली 2 समास आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो समास भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट आता है संधि। ठीक है। तो संधि, सबसे पहले तो संधि की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या होता है? संधि होता है। ठीक है। और संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधि को आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि। ठीक है। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि और इसके बाद यण स्वर संधि होता है। ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है स्टूडेंट संधि और समास में अंतर। ठीक है। तो आपको एक मेन ये याद कर लेना है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, समास में 2 पदों का मेल होता है। संधि को तोड़ने पर संधि विच्छेद होता है, समास को तोड़ने पर समास विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि आपके मेन एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आई होप इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 5 फरवरी को जो आपका पेपर होना है, इस वीडियो से डेफिनेटली 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।